इस प्रोग्राम का जो पहला पार्ट आपने कल देखा, अगर आज की बात करें वो था हेडक्वार्टर में, और अब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके स्कीम 33 में। और यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के पास एक बहुत ही बड़ी एकेडमी है जहाँ पर जितने भी रेस्क्यूअर हैं उनको ट्रेन किया जाता है किस तरीके से हंगामी सूरत हाल से निपटना है, क्या क्या करना है और कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या मुश्किलात होती हैं, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी सान्या हो जाता है, ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कहीं आग ही लग जाए, कहीं समंदर में कोई हादसा हो जाता है, कहीं जो है वो पूरी बिल्डिंग जो है वो मस्मार हो जाती है, बहुत कन्फाइंड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से विक्टिम को निकालना होता है। तो ये किस तरीके से किया जाता है ये आप लोग देखेंगे आज की एपिसोड में, तो मेरे साथ चलिए। अगर किसी ऐसी जगह पर जो है वो आग लगती है जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग होती है और वहाँ से जो है जो भी फायर फाइटर्स अंदर मौजूद होते हैं वो आग बुझाने के बाद या किस तरीके से जो है वो हाइट से अपने आप को रेस्क्यू करते हैं, वो टेक्निक थी ये। तो आइए हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं जो पहले भी इस तरह की जो है वो सिचुएशन का हिस्सा बन चुके हैं। हम बात बताइएगा कि ये जो टेक्निक है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। देखिए, बेसिकली जो भी आपने टेक्निक देखी ये रिपेलिंग टेक्निक है। ये जो फायर फाइटर हाई राइज बिल्डिंग में जाता है तो अब लास्ट में जब उसे इवैक्यूएट करना है तो वो बेसिकली फायर फाइटर जो है उसको यूज़ करता है रिपेलिंग टेक्निक को। विक्टिम को जब हम लोग हार्ट रेस्क्यू से करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ब्लेड टेक्निक होती है। ब्लेड टेक्निक होती है और फिर एक हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे पास एयर कुशन होता है, जंपिंग पैड जिसे आप कह सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। रिपेलिंग टेक्निक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये फायर फाइटर जो होता है ये वन हैंडेडली सिंगली वो अपने आप को ईजीली किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से उतार सकता है रोप की मदद से और कुछ हाइट रेस्क्यू के इक्विपमेंट की वजह से, जिसमें आपके फिगर ऑफ 8 और डी रिंग और हार्नेस बेल्ट। हार्नेस बेल्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर द हाइट रेस्क्यू। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि टीम ने हार्नेस बेल्ट पहनी हुई है। ये बेसिकली आपकी बॉडी को कैप्चर करती है और रोप की मदद से आप इसमें आराम से उतर सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कभी कभी हाई राइज बिल्डिंग होती है उसकी ऑलरेडी इतनी खस्ता हालत होती है जब उस बिल्डिंग में जो है वो आग लगती है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पूरा एक प्रोसेस चाहिए होता है। कहीं जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर आपने इसको बांधा हुआ है पीछे, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वहाँ पर आप किसी चीज़ को बांध सकें, रोप वगैरह को, वहाँ क्या करते हैं आप? देखिए, रिपेलिंग टेक्निक के लिए हमें एंकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरा वेट जो होता है वो एंकर पॉइंट पे होता है। तो हम सपोज करते हैं कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग हो उसमें एक एंकर पॉइंट, जैसे आप यहाँ पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीम मौजूद है, एंकर पॉइंट अवेलेबल बन जाता है। नहीं बनता प्रोविजनल एंकर पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, हम लोग फिर खुद से उसको बना लेते हैं ना, कुछ जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कुछ करके हम एंकर पॉइंट उसको बनाते हैं, क्योंकि एंकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिपेलिंग टेक्निक के लिए और ब्लेड टेक्निक की जितनी भी हाइट रेस्क्यू उनके लिए एंकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा तनवीर, अगर हम लोग देखते हैं ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें अगर कोई रेस्क्यूअर खुद होता है ना, कभी आप टेंशन में आ जाते हो, पैनिक कर जाते हो, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसमें फिर आप लोग क्या करते हैं? बेसिकली जितने भी हमारे रेस्क्यूअर होते हैं वो पैनिक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पहले से मौजूद है, वो ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। बाकी जो विक्टिम वगैरह होते हैं जिनको हम निकालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अगर स्पाइनल का इंजरी हो तो हम उसको बास्केट स्ट्रेचर के थ्रू हम लोग उसको नीचे वो करते हैं और हौसला देते हैं जितने भी विक्टिम वगैरह। और अगर कोई विक्टिम ऐसा है जिसको हाइट फोबिया है, फिर अब क्या करेंगे? हाइट अगर फोबिया, वही मैं आपको कह रहा था कि अगर हमारे पास स्ट्रेचर है हम उसको पूरा स्ट्रेचर में पैक करते हैं, उसके बाद हम उसको नीचे भेजते हैं। अच्छा, ताकि उसका फोबिया का वो मसला हल हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, जो रोप आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई वेट की लिमिट होती है या आप वेट जो है वो कोई भी हो आप आराम से उसको रेस्क्यू कर सकते हैं? नहीं, वेट की भी लिमिट होती है। जिस तरह हमारे पास ये फुल बॉडी हार्नेस होते हैं, ये 150 kg तक वेट आराम से उठा लेते हैं। फिर हमारे पास जितने भी डीरिंग वगैरह है ये 25 kN तक उठा लेते हैं, यानी कि 25,000 वेट। तो ये बाकी स्टैटिक रोप हम इस्तेमाल करते हैं 11 mm की, जो कि तकरीबन 36,000 kg तक वजन उठा लेती है। ये जो आप रोप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, इस रोप की भी कोई वो होती है? जी, इनके किस्में होते हैं। जिस तरह हम यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं ये स्टैटिक रोप होती है जिसमें लचक बहुत कम होती है, और जो अगर हम पहाड़ वगैरह में रेस्क्यू करें तो वहाँ हम डायनेमिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी लचक ज़्यादा होती है। अच्छा, तो अलग अलग इनके टाइप होते हैं। जिस तरह हम अगर वाटर रेस्क्यू में करें तो वहाँ नायलॉन की रोप इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो ऊपर फ्लोट करती है रोप। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, तनवीर और अमाद हमारे साथ थे, जो हमें बता रहे थे कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग हो तो किस तरीके से जो है उसको कवर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी किस्में होती हैं, तो ये सब कुछ हमने जाना। अच्छा, इसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ बेल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वेट होता है, तो हम लोग देख रहे हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रॉपरली प्रिपेयर हुए हुए हैं। तो अम्माद से जानते हैं कि अम्माद इन्होंने क्या क्या पहना हुआ है और ये क्यों पहनते हैं, बताइएगा अम्माद।
देखिए ये जो है हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट रेस्क्यू के लिए। इसी तरह जो हमारे पास जब हम इसको एंकर पॉइंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास डी रिंग मौजूद है, इस पर हम लोग रोप अपनी अटैच करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इवैक्यूएट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग से। इसी तरह जब हम लोग रोप्स के ज़रिए उतर रहे होते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ जख्मी होने का खदशा होता है। तो इसके लिए फिर हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स भी जो होते हैं ये भी टेम्परेचर के हिसाब से ग्लव्स बने होते हैं सेफ्टी के हिसाब से, ताकि आपकी जो स्किन है वो बर्न ना हो। इसी तरह हेलमेट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तमाम चीज़ें जो इक्विपमेंट्स होती है, पीपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर। पीपीज़ एक ऐसा जुज़ है जो तमाम रेस्क्यूअर यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं उसको। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस किस तरीके से जो है अपने आप को बचाया जा सकता है, और जो विक्टिम्स वहाँ पर मौजूद हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, अमाद हमें बता रहे थे। ठीक है, ये हुक होता है सेफ्टी के लिए हम बांधते हैं, रोप वगैरह ना मजबूत होता है इसलिए यहाँ रोप वगैरह यहाँ बांधते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर फॉर सपोज अंदर विक्टिम मौजूद है और आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो ये सारा उसको सिक्योर करने में आपको टाइम चाहिए होता है, तो कितना टाइम तकरीबन आपको चाहिए होता है? अगर विक्टिम जो है वो कोऑपरेटिव है तो फिर हमें विद इन 1 to 2 मिनट्स पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोऑपरेटिव नहीं है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, तो फिर उसको हमें तसल्ली देके काम करना पड़ता है, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ओह, और मैम डिपेंड होता है कि हम कौन सा मूव कर रहे हैं, इमरजेंसी मूव के या हमारे पास टाइम है। ऐसा होता है कि कभी कभी बिल्डिंग वो होता है फिर हम उसकी बात नहीं सुनते, तो जैसे भी पैक कर दिया, और क्योंकि हम अपनी सेफ्टी और उसकी भी सेफ्टी देखना होता है। सही है, ठीक। अपने लेग के पास से चेक करें टाइट है। हाँ, रिपेलिंग में बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे 2 रोप, एक रोप को कंट्रोल आप करेगी ठीक और है। दूसरा रोप जो होगा वो पीछे से रेस्क्यूअर कंट्रोल करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर लेट सपोज आपसे वो रोप स्लिप हो जाती है तो सेफ्टी के लिए हमारे पास रेस्क्यूअर कंट्रोल करने के लिए रोप मौजूद है। एक और रोप भी मौजूद है जिससे आप लोग जो है वो खुद भी कंट्रोल कर सकते अब हैं। ये- अच्छा, उसके अलावा आपका कोई बॉडी पॉस्चर होता है जिसको आपको बिल्कुल, मद्देनजर? आप कोशिश ये करिएगा कि अपनी जो बैकबोन है आप उसको स्ट्रेट रखिएगा। सही है, ठीक है, बैकबोन को स्ट्रेट रखिएगा और आराम से, जिस तरह आप ये समझिए आपको वर्टिकल चलना है या वर्टिकल नीचे उतरना है, आपके सही। पास सपोर्ट रोप की होगी, आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, सिर्फ आपने अपने पाँव को या अपने लेग्स को Straight रखना है। वॉल पे अटैच करके चलना है बैकवर्ड की पोजीशन में। ओके, ये ठीक है, बेसिकली रोप की रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ से आपको रेस्क्यूअर जो है इस रोप से आपको कंट्रोल करेगा। ठीक है। ये फिगर ऑफ 8 का काम ही ये कि रोप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये ठीक है। फ्री फॉल से बचाती है। अच्छा, मतलब वो जो अचानक आपको एक झटका लगता है उससे आपको उसको भी बचाती रोक है के ये। रखती है। ठीक है, यहाँ पर 2 रोप्स मौजूद हैं, हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि एक जो है वो उसको जो भी विक्टिम होता है, जो रेस्क्यूअर होता है, वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैनिक सिचुएशन होती है, आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा होता है, तो जो रेस्क्यू 1122 की टीमें होती हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि एक रोप को जो है वो खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। वैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारी बातें भी हो रही होती हैं, बहुत सारे हम लोग अपनी तरफ से कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काम आके इतना आसान है नहीं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली खुद भी करके देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और क्या हम लोग जिस तरीके से नीचे खड़े होकर देख रहे होते हैं, कहीं भी आग लगी होती है, हम लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं, पिक्चर्स बना रहे होते हैं, तो जो रेस्क्यूअर ऊपर है या जो विक्टिम ऊपर मौजूद है, ऊपर से नीचे आने में उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और वो किस तरीके से जो है अपने आप को बचाता है, ये सब कुछ हम लोग खुद भी एक्सपीरियंस करके देखते ब्लॉक हैं। नहीं लगे, आप देखें नहीं जाएगा। अब आप उसको रिलीज करें। अच्छा, आगे मुझे करें। वहाँ से थोड़ा सा इसको, अब मैं बता आगे क्या नहीं करना है लेके आपको। देखो मैम, ये आपका यहाँ लॉक लगा है, ये आप अगर इस तरह करेंगे तो आप आराम आराम से नीचे जाएंगे। जैसे आपने पीछे कर दिया ना, ये आपका ब्रेक, उसके बाद आप उसी जगह पे होंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे। एक चीज़ है, बाकी ये जो है ना सिर्फ सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए होता है। इसको आपने टाइट नहीं पकड़ना सही है। है। ये भी अगर आपने टाइट पकड़ा, आप नीचे नहीं जाएंगे, मतलब वहीं पे इसको रुक जाए। बिल्कुल जैसे ये नहीं है ये एंगल। अच्छा, इसको यूँ अब ये- थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लूज करना है। जी जी मैम, आप जैसे ही आपने छोड़ दिया ना, आप नीचे जाएंगे। ठीक है, आपने तेज़ छोड़ दिया, आप तेज़ जाएंगे, आपने बिल्कुल छोड़ा तो आप आराम आराम से जाएंगे। और जैसे ही आपको लगे ना ब्रेक पकड़ना है, तो आप क्या करेंगे, ये ठीक है, पीछे करेंगे। अभी भी आपका एंगल सही नहीं हुआ है, आपका आ गया है थोड़ा सा फ्रंट पे। ठीक है, अब ये जिस तरह ये आपका हो गया, ये एंगल हो गया। आप पीछे इसको कर बिल्कुल टाइट करें, इसको इसको टाइट करूँ? हाँ, ऐसे ही टाइट पकड़ें, अंदर की तरफ करें। एक मिनट एक और आप एक बार पीछे जाएं, पाँव इधर ही होना चाहिए, आप पीछे करें, आप हल्का हल्का सा वो रिलीज करें। ये देखें मैं जा रहे हैं, ओके, आप पीछे करेंगे जा तो रहे रुक ना? जाएगा, पीछे करेंगे तो रुक गया। हाँ ओके। अब वो टाइट, आप हल्का छोड़ेंगे जाएंगे, इस तरह ही आपको नीचे जाना वापस है। एक बार और। एक मिनट, थोड़ा सा आगे आ जाए। ओके, अभी यहाँ से पकड़ें, ये अपना उसी हाथ को। अगर यहाँ से। और हाँ, खुर्रम अब ये उधर आओ, बिल्कुल अपनी मेरा तरफ साइड करें, अपनी तरफ साइड करें, आप हल्का से छोड़ें। आप यहाँ से। ओके, अच्छा, सही है। आप ये बैक की तरफ करें, यूं? बेहतरीन जी। दूसरा आपका हाथ यहाँ पर, कहाँ पर? ये एंगल सही करा है हाथ का। सही है। खुद करो एक बार। हाथ सही करा है। आप दूसरा हाथ पकड़ें, ये सही है? बेहतर है। आपको जब ब्रेक लगाना हो इधर,
वरना सीधा ही अच्छा इसको यूं ही करना है और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, ये आपका मतलब बस वही ये ब्रेक सही वाला अभी सीन है, सही है हल्का हल्का सा छोड़ देना। हाँ बिल्कुल बेहतर और किसको छोड़ना है इसको छोड़ना है ना ये हाँ मतलब रोप छोड़ना हल्का हल्का सा ना रिलीज करके दोबारा ग्रिप, ये जैसे ये रिलीज हो गया, ये आपका ग्रिप रिलीज ग्रिप आप खड़ी हो ऊपर, ठीक है। अच्छा तनवीर ये वाला हाथ सही है बिल्कुल सही। मैं अपने आप को मतलब पक्की बात है हल्का हल्का अपने आप को पीछे करें, पीछे करें बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा आप ये ब्रेक थोड़ा आगे करें, हाँ वेट तो दें अपने ऊपर, हाँ ये देखो जा रहे ना आराम से वेट दें, नीचे अपने पाँव ना। अच्छा ये वाला हाथ मुझे ही करना है ऐसा नहीं हो सकता आप वहाँ से देख लें इसको मैं वहाँ से कर अच्छा इसको टाइट करना है हाँ, अब ये आराम हाथ से जो है ना इसको थोड़ा सा बेंड करें, हाँ ये होता है ब्रेक पीछे का। ये ब्रेक है, ये ओके, आपकी एंगल है। ओके। आप वहाँ से आपने छोड़ना है, यूँ कर, ये रिलीज हो जाएगा, यूँ करना है। अच्छा सही है लेकिन अभी आपको ब्रेक नहीं मारना, अभी आपको नीचे रिलीज होना है। अच्छा आप लोगों ने करना है मुझे यहाँ से मैं नीचे नहीं हो तेरी ठीक है, अब आप जाए फिर वगैरह नहीं 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 हो गया, कुछ नहीं लेना बस अब बैठ जाए। अब आराम से नीचे पाँव जितने बैठते नहीं है उस तरह आप आराम से नीचे यूं? बैठे, नीचे बैठे। हाँ नीचे- कम्प्लीटली नीचे बैठूं हाँ नीचे बैठे हैं, नहीं मतलब उधर बैठूं ये ओके पाँव थोड़ा सा वो कर दें। ओह यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा आप ये ब्रेक छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे अब ना। आप नीचे जाएं, और हाँ, नीचे जाएं आराम से। अच्छा यूं जाऊं ओके हाँ फाइन जाएं आराम से जाएं। ओके ओके रिलीज करें ब्रेक पीछे से, ये रिलीज करो, रिलीज करें। ये रिलीज है ये भी रिलीज है हाँ, बस चले नीचे हाँ, आराम से। हाँ ये आराम देख- से। जा रहे हैं ना मैम। हाँ आप अब ब्रेक पाँव नीचे, ये सीधा करें, स्ट्रेट करें। हाँ ये एक अच्छा अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा अच्छा कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो मैम रिलीज करें, एक मिनट, आप आराम आप से, आराम ओके आराम से। आप फाइन हाथ पीछे करो, आजा आजा ये वाला हाँ मैम ये पीछे लॉक आप लगाए अपना, लॉक लगाती रहे, लॉक लगाती रहे। ये रिलीज करो, रिलीज करो, ये रिलीज करो, ये नहीं सही है बेहतर है। ऊपर देख ले वीडियो ओके फाइन वाला बंदा इधर है, एक आगे। ये ना हाँ मैम पीछे से रिलीज करते जाएंगे, नीचे जाएंगे, हाथ छोड़ें, पीछे से फिर हाथ, हाँ इज इट फाइन नाउ हाथ छोड़ो, बिल्कुल हाथ नीचे दें, पीछे का वो हल्का सा हाथ रखें, हाँ नीचे जाएंगे आप, पीछे से हल्का हाथ, ओके मैम पीछे से हाथ छोड़ दें, हाँ आराम, हाँ जी मैम, हल्का हल्का हाथ, अच्छा हम लोग नीचे से खड़े होकर देख रहे होते हैं लेकिन जब हम ये तसव्वुर करें कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगी है किसी भी बिल्डिंग में आग लगी है और वहाँ पर हम लोग खुद मौजूद हैं और कोई हाई राइज बिल्डिंग है और हमें वहाँ से खुद नीचे आना है तो इतना टाइम मार्जिन भी नहीं होता। जैसे हमारे पास एक टाइम था हम लोगों ने समझने के लिए, टेक्निक्स को समझने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया। लेकिन ऐसा होता है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, इमरजेंसी होती है, वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है। बट उतरने के बाद मुझे एहसास हुआ है एक दो चोटें खाने के बाद कि दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हम लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाएं। सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी किसी भी स्पॉट पर आग लगती है उसके बाद जो है जब टीमें रवाना की जाती हैं हेडक्वार्टर से तो किस तरीके से आग बुझाने का जो अमल है वो मुकम्मल होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है, ये बात जानने के लिए हमारे साथ अम्माद साहब मौजूद हैं। अम्माद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। अच्छा अम्माद मुझे बताइएगा जैसे इस तरीके से किसी भी स्पॉट पर आग लगती है तो क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो इनको फेस करनी पड़ती हैं जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं? फायर फाइटिंग का ना जो हम लोग जब हेडक्वार्टर से डिस्पैच होते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहले जो एक होता है ट्रैफिक का इशू वहाँ पे क्रिएट होता है क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं दिया जाता। उसके बाद टीम का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि लोकेशन पे पहुँच के वहाँ पे जज करें कि वहाँ पे कोई विक्टिम वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम विक्टिम को इवैक्यूएट कराएं। अब लेट सपोज ये वेजिटेशन फायर थी तो यहाँ पे कोई विक्टिम नहीं था तो टीम ने फ़ौरन आके फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अच्छा जब बिल्डिंग वगैरह कंजस्टेड होती है या वहाँ पर जो है अंदर जाना मुश्किल होता है तो वहाँ पर क्या मुश्किलात आती हैं इनको? बेसिकली जो मुश्किलात आती है वो डेफिनेटली जब आप अगर सपोज कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है, आयरन के गेट्स होते हैं तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है, उन्हें काटना पड़ता है। हमारे पास स्प्रेडर्स वगैरह कटर्स वगैरह से हम उनको काटते हैं, उसके बाद फिर हम एंट्री करते हैं वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो स्मोक
स्मोक का आता है, तो स्मोक के लिए वेंटिलेशन सिस्टम अगर प्रोवाइडेड होता है तो उसमें काफ़ी बेटर होता है वो। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं, इनका जो पूरा अपनी, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना ख्याल, अपनी सेफ्टी पहले, उसके बाद जो है किसी और की जान बचाई जा सकती है। हम देखते हैं कि जब भी किसी स्पॉट पर आग लगती है, फायर फाइटर्स हमें वहाँ नज़र आ रहे होते हैं, रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ख्याल ये रखा जाता है कि पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए। और हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ जो है वो इन्होंने पहना होता है। आखिर वो होता क्या है और किन किन मकासद के लिए पहना जाता है? अमाद हमारे साथ मौजूद है। आग जो लगी थी वो बुझ गई है, तो ये पूरा एक कॉस्ट्यूम होता है जो उन्होंने पहना होता है। क्या क्या होता है इनसे जानते हैं। अमाद, बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें और किस किस मकसद के लिए पहनी जाती है? बेसिकली जो फायर फाइटर कॉस्ट्यूम होता है वो बेसिकली टर्न आउट गियर कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास अपर जो होता है, ये अपर जो सूट होता है ये नोवेक्स मटेरियल का होता है। इसके सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फायर रिटार्डेड होता है। इसके अंदर अगर लेट सपोज कोई फ्लेम वगैरह आता है तो इतनी जल्दी इस पर आग नहीं लगती। ठीक है, ये तकरीबन 500 to 1000 केल्विन तक हीट बर्दाश्त कर सकता है। सेकेंडली फिर उसके बाद हमारे पास आता है सबसे मेन इक्विपमेंट आता है फायर फाइटिंग के लिए, SCBA, सेल्फ ब्रीथिंग अपैरेटस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 10 to 15 मिनट की एयर सप्लाई मौजूद होती है। इन केस अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में फायर फाइटिंग करनी है तो हमारे पास हमारे फायर फाइटर के पास ये चीज़ें मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है कि वो फायर फाइटिंग कर सके। इसी तरह ये इसके आती है फेस शील्ड आती है कि इसकी विजिबिलिटी क्लियर रहे और इस पर जो स्मोक वगैरह है वो इसको डिस्टर्ब ना करे। थर्डली हमारे पास जो होते हैं वो शूज़ होते हैं। शूज़ जो होते हैं ये भी फायर रिटार्डेंट होते हैं कि अगर फायर कोई हैवी, इसमें मेटल टो होती है आगे हमारे पास कि अगर कोई चीज़ इसके पाँव को जख्मी ना कर सके। अच्छा, जैसे ये लगा हुआ है, ये किस काम के लिए आप लोग? ये बेसिकली गेज है, प्रेशर गेज है कि इसके अंदर इस वक्त हमारे पास कितने PSI की ऑक्सीजन या एयर मौजूद है। बेसिकली जब इसमें ये आप ये देख रहे हैं कि इंडिकेटर है रेड का, जैसे ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा इसमें विसिल बजना स्टार्ट हो जाएगी कि अब फायर फाइटर के पास एयर की सप्लाई ख़त्म होने वाली है, इसको वहाँ से इवैक्यूएट करना है। जैसे ये अभी आपने देखा ये बच गया, इसकी एयर की सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह जो हमारे पास ग्लव्स होते हैं, ये भी ग्लव्स जो होते हैं ये फायर रिटार्डेंट होते हैं कि बेसिकली फायर फाइटर जो होता है उसके पास जो तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं फायर रिटार्डेंट होते हैं कि इन केस ऑफ फायर उसको टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके और जो फ्लेम वगैरह है वो उसको फायर फाइटर को तकलीफ ना दे या फायर फाइटर को इंजर्ड ना करे। तो तमाम तर जो भी यूनिफॉर्म होता है, फेस शील्ड से लेकर जूतों तक, तमाम चीज़ों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो फायर फाइटर अंदर मौजूद है वो पहले ख़ुद सेफ़ रहे, आग से ख़ुद को बचा सके, क्योंकि पहले वो आग से ख़ुद को बचाएगा तभी वो जो है वो दूसरे लोगों को बचा सकता है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं कि और कौन कौन सी एमरजेंसीज़ होती हैं और उनको किस किस तरीके से टैकल किया जाता है। इस तरह की जब भी कोई भी सिचुएशन होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक और चीज़ होती है, वो होती है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत ही कन्फाइंड स्पेस होती है। हम देखते हैं कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा मलबा जो है वो ढेर हो जाता है और बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे होते हैं जो अंदर ही मौजूद होते हैं। तो वहाँ से रेस्क्यू किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम देखेंगे और उसके बाद जानेंगे भी कि कितना मुश्किल होता है ये भी। अमाद ही हमारे साथ मौजूद है। अमाद, बताइएगा कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहाँ पर मलबा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ से आप लोगों को कैसे रेस्क्यू करते हैं? देखिए, जब भी कोई भी कोलैप्स स्ट्रक्चर की इमरजेंसी आती है तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जो भी अलाइव विक्टिम है उनको इवैक्यूएट करें। उसके लिए अब जो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो हमारी एंट्री होती है कि रेस्क्यूअर खुद किस तरह एंटर करें। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारे पास जैसे K12 है, हम लोग कंक्रीट कटर्स है, ये हमारे पास मौजूद है, स्प्रेडर्स हैं। हम सबसे पहले तो अपनी एंट्री के लिए रास्ता बनाते हैं और एंट्री का रास्ता बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि वो जो एंट्री का रास्ता है वो स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि हमारा रेस्क्यूअर अंदर चला जाए और फिर वो कोलैप्स कर जाए, खुद भी कोलैप्स कर जाए। तो इसी तरह जिस तरह आप ये देख रहे हैं, अभी जो इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है K12 है, इससे हम ये कंक्रीट काट के हम रास्ता बनाएंगे। हमने एक डेमो है हमारे पास कि ये हमारे पास कोलैप्स स्ट्रक्चर का डेमो जिसके अंदर विक्टिम है। हम आपको पूरी एक्टिविटी, अभी आपको पूरी एक्टिविटी ब्रीफ करेंगे कि किस तरह हम लोग इन अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की एक्टिविटी कंप्लीट कर। ये हमने एक डेमो रेस्क्यू 1122 की जानिब से दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 3 लोग भी मौजूद हैं जो कि रेस्क्यूअर हैं और यहाँ पर जो है इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। मुझे आप बताइएगा कि इसको कहते क्या हैं? K12। अच्छा, इससे करते क्या हैं आप लोग? इससे हम एंट्री करने का रास्ता बनाते हैं। चलें, ठीक है जी, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, इस डेमो को स्टार्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि कितना मुश्किल होता है। हम लोग देख रहे होते हैं, खबरें भी सुन रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लोग उस स्पॉट पर मौजूद होते हैं वो किन किन मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है रास्ता बनाना। रास्ता ये किस तरीके से बनाते हैं ये देखिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कटर आपने यूज़ कर लिया है, अब उसके आगे क्या प्रोसेस होता है? अब ये देखिए, हमने K12 की मदद से कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर था वो हमने काट लिया। अब हमने एक एंट्री पैसेज बना लिया। अब हम जो रेस्क्यूअर थे वो हमारे पास एंट्री देंगे इसके अंदर
ये देखिए पूरा जो हमने ड्रेनेज काटा है ताकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर में रहे, ऐसा ना हो कि पीछे से कोलैप्स कर जाए। जैसे ही किसी कन्फाइंड स्पेस में हम लोग देखते हैं कि अंदर विक्टिम मौजूद होता है और रेस्क्यूअर को वो मिलता है, तो उसके बाद सिग्नल दिया जाता है, उसके बाद जो एम्बुलेंस यहाँ पर करीब में मौजूद होती है वो आती है। स्ट्रेचर हमारे पास मौजूद है और जैसे ही स्ट्रेचर आता है और मरीज़ को जो है वो वहाँ रखा जाता है, बाहर निकाला जाता है सेफली, और उसके बाद जो है जो प्रोसेस होता है, जो मेडिकल उसको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो दी जाती हैं, तो वो प्रोसेस भी हम लोग देखते हैं। विक्टिम को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, उसके बाद क्या होता है ये हम पूछते हैं अमाद से। अमाद बताइएगा इसके बाद आप लोगों की पहली तरजीह क्या होती है? अब देखिए विक्टिम जब हम लोग इवैक्यूएट कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसकी कोई ओपन वोंड तो नहीं है या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर लेट सपोज कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो हम उसको ऑन द साइट ही फ़ौरन उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। पूरा ब्लीडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारे पास, उसको हम लोग ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं एम्बुलेंस के अंदर। इसी तरह जैसे हमारे पास पैरामेडिक मौजूद है यहाँ पे, पैरामेडिक इसको फ़ौरन के फ़ौरन एम्बुलेंस सर्विस के अंदर मौजूद शिफ्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको हॉस्पिटलाइज से मूव करेंगे और एम्बुलेंस के अंदर ही इसके वाइटल्स वगैरह सब चीज़ें चेक होगी। अच्छा हमाद, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि हम लोग ये देखते हैं कि मतलब आज क्योंकि हम ये कर रहे हैं, पूरी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, डेमो देख रहे हैं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई सानिया पेश आ जाता है, वहाँ पर आप लोग होते हैं, लेकिन लोगों की तरफ से जब बहुत नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे होते हैं, तब क्या महसूस कर रहे होते हैं या लोगों को क्या एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैसेज सिर्फ सिंपल ये होगा कि ऑलिव ग्रीन कलर की जो हमारा यूनिफॉर्म है, हम सिर्फ रेस्क्यूअर्स जो है आप लोगों की मदद के लिए आते हैं। कोई भी आपके पास इमरजेंसी आती है, चाहे वो फायर इमरजेंसी हो, वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो हम आपकी मदद के लिए आते हैं। मैसेज सिर्फ यही है कि आप जहाँ भी ऑलिव ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म देखें, आप उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। और जो मेन हमारा इन्फॉर्मेशन है ये है कि जो कॉल सेंटर्स पे हमारी जो मिस कॉल्स आती है या जो फेक कॉल्स आती है, वो काफ़ी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। फायर के एक्सीडेंट भी इसी तरह रिपोर्ट हो रहे होते हैं, फेक इंसिडेंट होते हैं जो हम साइट पे पहुंचते हैं इतनी टीम्स लेके और वहाँ पे कोई चीज़ एक्टिविटी होती नहीं है। इसी तरह एम्बुलेंस सर्विस के भी हमें काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये होता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हमारा फायर ट्रक या हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज ट्रैवल कर रही होती है तो उनको रास्ता नहीं दिया जाता। तो मेरा मैसेज सिर्फ सिंपल इतना ये है कि आप जब भी रेस्क्यू 1112 की कोई भी व्हीकल देखें या ऑलिव ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म देखें तो ये आपकी मदद के लिए आए, आप इनकी मदद करें। अच्छा मुझे अमाद एक और बात भी बताइएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें तमाम स्टाफ नज़र आ रहा है, इज़ इट जस्ट फॉर द मेल्स? फीमेल्स का नहीं है आप लोगों के पास वैकेंसीज़ वगैरह है? फीमेल्स हिस्सा ले सकती हैं, रेस्क्यूअर बन सकती हैं या नहीं? जी फीमेल्स की हमारी वैकेंसीज मौजूद है। अभी इंशाल्लाह ताला हमारा एक बैच फीमेल्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जाएगा और वो फीमेल्स जो हैं वो हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी हैं। सेलेक्टेड का प्रोसेस हमारा जो है वो इनिशिएट है। बेसिकली लाहौर में जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा नेशनल रेस्क्यू अकेडमी है, वहाँ से ट्रेनिंग करके नेक्स्ट बैच हमारा जो ज्वाइन करेगा जून में या जुलाई 24 में हमें ज्वाइन करेगा हमें, तो वहाँ पे फीमेल रेस्क्यूअर्स भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, हम हमाद से बात कर रहे थे और हमाद ने भी वही बात की जो हमने पूरा प्रोग्राम करने के बाद जो चीज़ हमें भी रियलाइज़ होती है कि हम लोग जब बहसीयत कौम कुछ ज़िम्मेदारियां हमारी भी हैं कुछ इस मुल्क के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए, वो हम भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो कि आपको पता है कि एमरजेंसी के लिए बनाया गया है और इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। वहाँ पर कॉल सेंटर्स में हमने भी देखा और अक्सर ये बात हम लोग जानते भी हैं कि फ़ेक कॉल्स की एक भरमार होती है कि आपका अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के इदारों में कॉल करके जो है वो अपना टाइम पास करने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखते हैं कि अगर आप रोड पर निकले हुए हैं तो एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं दिया जाता है और अगर किसी एम्बुलेंस को रास्ता मिल भी जाता है तो उसके पीछे गाड़ियां लगा ली जाती हैं कि हम भी एम्बुलेंस के साथ जो है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको इर्द गिर्द इस तरह का कोई भी सान्या या कोई भी इंसिडेंट होता है और वहां पर रेस्क्यूअर पहुंचते हैं, इस तरह की टीम्स पहुंचती हैं, तो बजाय इसके कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, ऐसे इदारों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि डायरेक्टली जो है वो आपकी मदद के लिए हैं, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेन देन नहीं होता। अपनी ज़ात को पीछे रखकर वो आपकी जान को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। तो इतना तो हक बनता है कि उनकी इज़्ज़त भी की जाए, उनकी काम की भी रिस्पेक्ट की जाए और उनके लिए जो है वो आसानियाँ की जाएँ। रेस्क्यू 1122 कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इनिशिएटिव लिया गया, क्या क्या और पैरामीटर्स हैं और क्या क्या होगा, किस तरीके से बेहतरी आएगी, ये सब कुछ हम लोग जो है वो आप जानेंगे जो रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर हैं उनसे, तो उनके पास चलते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब जो कि डायरेक्टर हैं रेस्क्यू 1122 के और को फाउंडर भी हैं इस सर्विस के। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताइएगा ये रेस्क्यू 1122 का आगाज़ कैसे हुआ? 2022
मैं ये जनवरी में हमने सफ़र स्टार्ट किया और मुझे ये टास्क दिया गया था, वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग एक प्रोजेक्ट था हमारा उसके अंडर, कि एक कंबाइंड रेस्पॉन्स इस सूबे में होना चाहिए और इसमें इमरजेंसी सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग थी हमारे पास अवेलेबल, एक प्रोजेक्ट था, हमने इसको डिज़ाइन किया और ऑलरेडी हमारे पास मॉडल्स भी थे। पंजाब में ये सर्विस लास्ट 19 साल से चल रही है। केपी में भी ये सर्विस स्टार्ट हुई थी 2012 में और उसके बाद फिर ये बढ़ते हुए बलूचिस्तान में मर्ग के नाम से 1112 की एम्बुलेंसेस चल रही हैं, जीबी में स्टार्ट हुई और फिर सिंध में आई। तो हमने इंटरनली जो मॉडल्स थे उसको देखा, कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स थे उसको भी स्टडी किया। उन सारे मॉडल्स को देखते हुए फिर हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और लास्ट ईयर 2022 में मई में हमने एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया यहाँ से और वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग से तकरीबन के 230 के करीब एम्बुलेंसेस परचेज हुई, प्रोक्योर हुई और जदीद एम्बुलेंसेस जो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं जिसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स भी अब इसमें लगे हुए हैं। प्लस में उसके साथ साथ 70 एम्बुलेंसेज ऐसी थी जिसमें वेंटिलेटर्स भी नस्ब हैं। मई के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू किया हमने और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, क्योंकि किसी भी अगर हम सर्विस की बात करें तो उसका जो ब्रेन होता है वो कमांड एंड कंट्रोल होता है। वो जितना डिजिटाइज होगा, जितना ईजी होगा, उतना ईजी सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाती है इस वक्त। तो हमने ना सिर्फ सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे काम करना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ जो बाकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इमरजेंसी सर्विसेज में, जिसमें फायर इमरजेंसी जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के बाद सेकेंड बड़ी इमरजेंसी है, ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उस सर्विस को भी हमने स्ट्रेंथन किया। उसके साथ साथ ड्राउनिंग के केसेस हमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर सिंध। अर्बन फ्लडिंग इज़ वेरी कॉमन इन कराची। फ्लड्स, वैसे ही क्लाइमेट चेंज का बड़ा एक इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से हमने फ्लड्स भी देखे हैं। सुनामी के भी अलर्ट्स हमारे पास आए और खुदा न खास्ता फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कोई ट्रेमर्स आते हैं या कोई हम अल्लाह ना करे कोई ऐसा अर्थक्वेक विटनेस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कंपोनेंट था उसको भी हमने फ़ाल किया यहाँ पर। दिसंबर 23 तारीख 2022 में हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का इफ्तिताह कराया। उसके साथ साथ जो कंप्लीट सर्विसेज थी वो 6 डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे सिंध के हमने इस सर्विस को आगाज़ किया और दिसंबर से लेकर आज तक हम लोग इस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह को स्ट्रेंथन करते हुए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी इमरजेंसी है इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी, वो इस वक्त कॉल्स आती है हमारे पास 85%, 80 to 85% कॉल्स जो हैं हमारे पास रेलेवेंट है मेडिकल इमरजेंसी से, जिसमें डिफरेंट किस्म की इसमें शिफ्टिंग भी है, उसमें मेडिकल इमरजेंसीज भी हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी हैं। वो इस वक्त हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस, उनके थ्रू मैनेज कराई जा रही है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड विथ आवर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मैंडेट फायर इमरजेंसी का इस वक्त केएमसी के पास है और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ उनके पास है, उसको हमने इंटीग्रेट किया अपने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के साथ। मुझे एक बात बताइएगा, आप साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई सरकारी इदारा काम कर रहा होता है उस तरीके से काम हो नहीं पाता है। अब सबसे पहले तो ये बहुत से लोगों के जहनों में ये अभाम है कि रेस्क्यू 1122 क्या प्राइवेट इदारा है या गवर्नमेंट इदारा है? देखें, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की जब हम बात करेंगे तो इट्स एन गवर्नमेंट एंटिटी नाउ। 10 अगस्त को 2023 में लॉ पास हुआ, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023, और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंडर ये लॉ पास हुआ है और इस वक्त इस सर्विस को जो है रिहेबिलिटेशन के अंडर ही चलाया जा रहा है। रिहेबिलिटेशन की जो सबसे बड़ी आर्म थी वो पीडीएमए, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब उसके बाद जो सेकेंड आर्म है वो सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस। तो अब ये प्रॉपरली गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ अगर हम बात करेंगे एम्बुलेंस सर्विस की, तो एम्बुलेंस सर्विस का जो मैंडेट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया और हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू जो SIHS ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मैनेज कर रही है, सेक्शन 42 कंपनी है। ओवरऑल जो लीड कर रहा है वो सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस को लीड कर रहा है गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि कराची में आग लगने के वाक़यात जो हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है कि एक दिन में 3-3, 4-4 जगह आग स्पॉट होती है, उसके बाद एक बहुत बड़ी टीम्स चाहिए होती हैं। आपने इतनी जगह काम किया, मुझे बताइएगा कि क्या बुनियादी वजह सामने आती है आग लगने की? देखें, इस वक्त अभी रिसेंटली वाक़या भी हुआ, परसों की बात है, एक दिन पहले की, जो RJ मॉल में भी वाक़या हुआ, और इसके अलावा भी जब हमें कॉल आती हैं
तो देखिए जो मेजर प्रॉब्लम वो यही है कि एक तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों पे, इमरजेंसी सर्विसेज पे। जो प्रॉपर जो बिल्डिंग्स इस वक्त बनी हुई हैं इस वक्त हमारे पास, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, प्राइवेट बिल्डिंग्स हों, वहाँ पर फायर आलात का ना होना, अगर हैं तो उस पर उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होती, उसको किस तरह से चलाना है। उसके साथ एवेक्यूएशन की जगह लोगों को नहीं पता होती, एग्ज़िट प्लेस का प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई उस बिल्डिंग्स में नहीं हुआ होता, अगर हैं तो लेकिन लोगों को नहीं पता होता उस वक्त कैसे बिहेव करना है, कैसे निकलना है। फायर अलार्म सिस्टम का ना होना, स्मोक डिटेक्टर्स का ना होना, कि अगर आग जब इनिशिएट हुई है वहाँ पर तो ज़ाहिर बात है स्मोक होती है, अगर उस वक्त स्मोक डिटेक्टर्स को डिटेक्ट करके और एक अलार्म जनरेट कर दें तो उससे भी काफ़ी लोग अगर जगह उनको पता है कि कहाँ से निकलना है तो वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं। आग की मेजर वजह तो ज़ाहिर बात है डिफरेंट किस्म की आग लगती है, और हमें जो पता चलता है वो ये होता है कि शायद शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से इसकी वाक़यात हुई है। क्योंकि जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स का काम है, जो हमारा काम है, हम तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रेस्पॉन्स देते हैं। हमारा काम ये होता है कि मैक्सिमम लाइफ सेविंग करें और वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करें और उनको प्रॉपर्ली सेफली हम उस जगह से निकालें। उसके बाद जो रेलेवेंट इदारे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, रिपोर्ट सबमिशन होती है और एक्चुअल इसकी वजह मालूम हो सकती है कि इस बिल्डिंग में आग लगने की वजूहत क्या थी। और दूसरा, क्योंकि जो ओनर्स हैं बिल्डिंग्स के, चाहे वो किसी भी किस्म की बिल्डिंग हो, तो उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि जब आप, क्योंकि आपकी बिल्डिंग्स में हज़ारों लोगों का आना जाना है बिल्डिंग्स में, इवन हम मॉल्स की बात करें, स्कूल्स में बच्चे जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जा रहे होते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पर, तो किसी भी तरीके से निगलिजेंस नहीं होनी चाहिए काम के हवाले से। नहीं, वही वाली बात है जैसे आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले हमने देखा इतनी बड़ा जो वाक़या पेश आया है कराची में। हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स की परमिशन मिल कैसे जाती है जब वहाँ पर इस तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए ही नहीं जाते। देखें, जहाँ तक परमिशंस की आप बात करेंगे तो इसका रिस्पांस ज़रूर जो रेलेवेंट इदारे दे सकेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारा एक जो काम है इमरजेंसी सर्विसेज का, वो रिस्पांस का काम है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, ये जो रेस्क्यू 1122 का इदारा है, ये जिस तरह आपने बात की कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, आपको लगता है कि मतलब या आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है कि कोई छोटे छोटे आप लोग इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में जाके अवेयरनेस दें या लोगों को बताएं, कुछ ऐसे कोर्सेज हों, लोगों को पता चले पैनिक सिचुएशन में क्या करना है, या आग लगती है तो ऐसी सिचुएशंस में करना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2022, अभी हमें 1 साल नहीं हुआ इस कंप्लीट सर्विस को, और तो हमने ना सिर्फ ऑपरेशंस यहाँ पर इसको स्ट्रेंथन किया, इमरजेंसी सर्विस का हमने ट्रेनिंग्स भी साथ शुरू कर दी, क्योंकि सर्विसेज तभी स्ट्रेंथन हो सकती हैं जब हम अपने करीबी लोगों को, जो इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, उसके साथ मॉल्स में लोग जा रहे हैं, जब तक ये लोग अवेयर नहीं होंगे तो हमारा पर्पस फुलफ़िल नहीं होता। मार्च 2023 से हमने ट्रेनिंग का आगाज़ किया और हमने अपनी ट्रेनिंग विंग यहाँ पर इस्टेब्लिश की। हमने डिफरेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के साथ MOU साइन किए और क्लास 6 एंड अबव हमने स्कूल और कॉलेजेस में ट्रेनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी हैं और अभी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जिसके जो मेजर कंपोनेंट्स हमारे यही होते हैं। एक तो CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR सबको आना चाहिए, और उसके साथ साथ स्टॉप द ब्लीड, कि अगर कहीं फ़र्स्ट एड देनी पड़े, कहीं अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो वहाँ पर वो उसको जो है फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। उसके साथ साथ हमने उनको अवेयरनेस देना शुरू की, खुदा ना खास्ता अगर आग लगती है तो किस तरह से वहाँ पर आपको रेस्पॉन्ड करना है। जिन जगहों पे हम लोग गए वहाँ पर हमने उनको, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका डिपार्टमेंट था या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको हमने अवेयर किया कि अगर आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस बिल्डिंग में, अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी इवैक्यूएशन की जगह होनी चाहिए। हमने ड्रिल्स कंडक्ट कराना शुरू कर दिए हैं, वॉलंटियर्स को हमने ट्रेन करना शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हम एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे जिस पे लोग ना सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसको सर्टिफाई करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए। तो 70% उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी थ्रू सॉफ्टवेयर, और 30% हम उनको उनके नियर बाय स्टेशन पे बुलाकर रेस्क्यू 1112 के वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देकर सर्टिफाई करते रहेंगे। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बात की कि हम लोग जल्दी एक एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स है? कैसे लगता है कि आपको इस इदारे को बेहतर मतलब मज़ीद होगा, या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप शामिल करेंगे? मतलब ये KMC वाला फायर फाइटिंग दोबारा तो नहीं बन जाएगा अगर हम देखें अगले 5 साल में? देखें, KMC का काम इस वक्त फायर फाइटिंग का काम बहुत अच्छा वो काम अपना कर रहे हैं। जब से सर्विस हमारी भी लॉन्च हुई है या हमने इसको सर्विस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, इट इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड। मैंने आपका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के साथ, और जब यहाँ पर फायर की कॉल आती है, फायर इमरजेंसी की, तो यहीं से कॉल डाइवर्ट की जाती है, और जो नियर बाय KMC का स्टेशन हो, चाहे वो सिर्फ इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का स्टेशन हो, वहाँ से टीम्स मूव करवाई जाती हैं। क्योंकि इस
अगर जो भी सर्विसेज आप इस वक्त हमारी डिस्कशन चल रही है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, तो गवर्नमेंट सर्विस जब तक आपस में इंटीग्रेट नहीं होगी तब तक काम अच्छा नहीं हो सकता। तो इसी वजह हमने इसको पहले तो इसको इंटीग्रेट किया, फिर हमने सबसे अच्छा जो काम किया वो किया हमने रेस्पॉन्स को बेहतर किया। और रेस्पॉन्स आरजे मॉल में भी जो रेस्पॉन्स अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। मैं खुद उस ऑपरेशन को लीड भी कर रहा था अपनी टीम्स को, रेस्क्यूअर्स को जो हमारे वहाँ पर अवेलेबल थे, और हम लोग आखिर तक वहाँ पर रहे। तो जो कंबाइंड रेस्पॉन्स था वो इस वक्त नज़र आया। जहाँ तक हमारे आगे के प्लान्स की आप बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 6 डिवीजन्स पूरे सिंध के उस पर काम शुरू किया था। एम्बुलेंस सर्विस इस वक्त पूरे सिंध में अवेलेबल है। रेस्ट ऑफ द सर्विसेज जो मैंने आपके साथ बात की, जिसमें वाटर रेस्क्यू सर्विस, फायर रेस्क्यू सर्विस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस, ये 6 डिवीजन्स में 13 डिस्ट्रिक्ट हमने और ऐड किए हैं, और इंशाल्लाह जून 2024 तक हमारे ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये फ़ाल हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम मोटरवेज़ और हाईवेज़ पे भी जा रहे हैं, और हर 50 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर से हम सेटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसका काम बहुत तेज़ी से जारी है। और ये भी इंशाल्लाह जून जुलाई 2024 तक हमारे जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं वो भी हम कवर कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि हम अगले साल पूरे सिंध में फ़ाल होंगे, सारी सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला गवर्नमेंट की चल रही होंगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता जाऊँ कि इस वक्त जो मेरे पास स्टाफ है वो तकरीबन 500 के करीब स्टाफ है रेस्क्यू का, जो 6 डिवीजन्स पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है। इनकी ट्रेनिंग्स का जो प्रोसीजर है वो पंजाब से होती है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही रेस्क्यू अकेडमी है, नेशनल रेस्क्यू अकेडमी, जो इस वक्त पंजाब का एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है। और वो 4 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है हमें, कि कोई भी स्टाफ जब हमें ज्वाइन करता है तो पहले उसकी मैंडेटरी ट्रेनिंग कराते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हमारी सर्विस है रेस्क्यू 1122 इट्स अ प्रोफेशनल सर्विस, और आपको एक चेंज नज़र आएगा, एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आएगा रेस्पॉन्स में भी। और इवन जब भी आप रेस्क्यू 1122 की बात करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको ना सिर्फ प्रोफेशनल लोग मिलेंगे बल्कि प्रॉपर्ली इक्विप्ड मिलेंगे वहाँ पर। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ये पंजाब में इसकी एकेडमी मौजूद है, सिंध में कब आ रही है? मतलब अगर कोई बंदा है या कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं या वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फॉर दैट दे हैव टू गो टू द पंजाब साइड, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आएंगे, या ऐसा है कि यहाँ पर भी कोई ट्रेनिंग सेंटर आप लोग बनाएंगे ताकि लोगों के लिए आसानी हो? देखिए, ये भी मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करके जाऊँ, मैं अपने शायद जुमले को रिफ्रेश कर देता हूँ जो हमारी डिस्कशन हुई। एक तो ट्रेनिंग है जो इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जो जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारी, उसमें जो क्वालिफाई करते हैं लोग उनको जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, और वो 6 मंथ्स की अगर वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो सर्विस को ज्वाइन करें, जैसे यूनिफॉर्म कैडर पोजीशंस। अच्छा, क्योंकि बाकी जब हम ट्रेनिंग की बात करें वॉलंटियर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो तो ऑलरेडी हम उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, और कोई भी कॉल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम के बाद आपके साथ नंबर्स शेयर कर लेंगे टीम्स के, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जहाँ तक रेस्क्यू अकेडमी सिंध की बात है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 30 एकड़ लैंड प्रोवाइड की हुई है इस वक्त सिंध एजुकेशन सिटी में, और वहाँ पर भी एकेडमी का काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्योंकि एकेडमी को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना, उसकी एक प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, इट में टेक्स टाइम, तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 2 से ढाई सालों में एक रेस्क्यू एकेडमी आप लोग एक देख सकेंगे सिंध में भी इंशाल्लाह ज़रूर, जो ना सिर्फ इस सूबे की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा लेकिन हम बाकी प्रोविंसेस की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरेंगे। और नियर बाय अगर कोई कंट्रीज़ भी इसमें अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर चैनल से हम उनको भी इन्वाइट करेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तरीके से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू 1122 का आगाज़ हुआ, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा गया है, और कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो दिमाग में हैं, जो पेपर वर्क पर हैं, जिनको जो है वो कंप्लीट करने का इन्होंने सोचा है, और आइंदा आने वाले चंद सालों में जो है वो हमें रेस्क्यू 1122 तमाम बाकी सरकारी इदारों की तरह या बाकी सरकारी इदारों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी जगह खड़ा हुआ नज़र आएगा। पूरा ये ऑपरेशन जो है वो आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो है रेस्क्यू 1122 का हेडक्वार्टर है वो काम करता है। जैसे ही उनके पास एक कॉल रिसीव होती है किसी भी हंगामी सूरत हाल की, वहाँ से लेकर एंड तक कोई भी विक्टिम है उसको हॉस्पिटल किस तरीके से तक पहुँचाया जाता है, ये पूरे का पूरा हमने जो है वो आपको डेमो करके दिखाया। बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छा भी लगता है कि पाकिस्तान में, और स्पेशली अगर बात करें सिंध की, कराची की, तो हमारे पास कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि अपना काम जो है वो खुश असलूबी के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देख कर के हमारा भी जो मुल्क है या हमारा भी जो शहर है वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिस पर हम लोग जो है वो भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं, लेकिन
उनकी मुश्किलात में आसानी करके ना सिर्फ हम उनके लिए आसानी कर सकते हैं बल्कि हम अपने मेरे और आपके लिए भी आसानी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बार बार किसी को परेशान किया जाए तो फिर थक हार कर वो इंसान भी जो है वो आपको हेल्प आउट नहीं करता है। तो रेस्क्यू 1122 भी हमारे पास एक ऐसा ही इदारा है जो कि फुली इक्विप्ड है। तमाम तर चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। कुछ चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं। एम्बुलेंस की बात करें वो भी बहुत कमाल हैं, वो भी फुली इक्विप्ड है। तमाम तर चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के मज़ीद भी इदारे हमारे शहर में मौजूद हों जिसकी वजह से जो है वो हमें आसानी हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।